तो मूवी का स्टार्ट साइंटिस्ट को दिखाते हुए होती है जो कि एक अंडरग्राउंड जगह पर थे। वो लोग एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे जो कि उनका एक प्रोजेक्ट था। इस मिशन को उनके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। ये सीक्रेट मिशन दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में किया जा रहा था, लेकिन हर जगह ये मिशन फेल ही रहा है। और अब ये सीक्रेट मिशन जापान और अमेरिका में परफॉर्म किया जा रहा था। इसके बाद हमें 5 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें एक लड़की का नाम होता है डेना और लड़की का नाम होता है मार्ती। बाकी उनके फ्रेंड्स होते हैं। ये लोग एक जगह पर जा रहे थे उसे एक्सप्लोर करने के लिए, और उस जगह का नाम था वुड एरिया। वो लोग वहां पर एक कैबिन में रहने जा रहे थे जो कि उनके फ्रेंड्स ने रिसेंटली ही परचेज किया था। जैसे ये लोग अपने घर से निकल रहे होते हैं, सामने से बिल्डिंग के टेरेस पर एक आदमी इन पर नजर रखे हुआ था। वो आदमी किसी को कॉल पर बता रहा होता है कि वो लोग टाइमली यहाँ से निकल चुके हैं। रास्ते में वो फ्रेंड्स एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। पेट्रोल पंप का से ऑनर काफी अजीब नेचर का था, जो ना तो उन्हें पेट्रोल देता है और उल्टा उनसे मिसबिहेव करता है। फिर वो फ्रेंड्स उससे वुड एरिया का एड्रेस लेने के बाद वहां से चले जाते हैं। वुड एरिया तक जाने और आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसके रास्ते में एक टनल भी आती थी। जब वो लोग टनल से गुजर रहे होते हैं तो वहां पर एक चील उड़ रही होती है जो कि अचानक से किसी इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकराने की वजह से मर जाती है। ये बात काफी अजीब है कि वहां पर एनर्जी वॉल किसने बनाई होगी। इसके बाद वो फ्रेंड्स कैबिन तक पहुंच जाते हैं। डैना की मेल फ्रेंड को एक रूम में एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है। दिखने में वो पेंटिंग काफी क्रीपी लग रही थी। डैना का वो मेल फ्रेंड पेंटिंग को हटाकर साइड पर रख देता है। फिर वो देखता है कि जहां पर पेंटिंग लगी हुई थी वहां पर एक मिरर भी था, जिसकी दूसरी साइड पर उसकी फ्रेंड डैना खड़ी हुई थी। डैना उसे तो नजर आ रही थी, लेकिन वो डैना को नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वो जाता है डैना के पास और उसे सारी बात बता देता है, जिसकी वजह से वो दोनों अपना रूम चेंज कर लेते हैं। डैना उस पेंटिंग को एक बार फिर से मिरर के आगे लगा देती है। अब क्योंकि वो पेंटिंग काफी डरावनी थी तो डैना एक कपड़े की मदद से उस पेंटिंग को कवर कर देती है। फिर हम देखते हैं कि कैबिन को वही दोनों साइंटिस्ट लाइव सीसीटीवी फुटेज के थ्रू देख रहे हैं, और ये वही साइंटिस्ट थे जो उस सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। और ये लोग सिर्फ कैबिन को ही नहीं बल्कि पूरे वुड एरिया को देख पा रहे थे कैमरास के थ्रू, यानी उस पूरे एरिया में कैमरास लगाए गए थे। इसके अलावा पूरे वुड एरिया को नॉन टेक्निकली कंट्रोल भी किया हुआ था। तभी वहां पर किसी की कॉल आती है, और वो कॉल होती है उसी क्रीपी पेट्रोल पंप ऑनर की। वो कह रहा होता है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छी से कर दिया है, मैंने उन फ्रेंड्स को बगैर पेट्रोल दिए ही कैबिन की तरफ भेज दिया है, और अब वो अपनी मौत की बहुत करीब आ चुके हैं। सारे साइंटिस्ट आपस में बेट लगाने लगते हैं कि उन 5 फ्रेंड्स को आखिर कौन सा मॉन्स्टर या फिर एनिमल मारेगा। फिर हमें वही 5 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से बेसमेंट का डोर अपने आप से ही ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं और काफी हैरान भी थे कि आखिर उस बेसमेंट में क्या हो सकता है। और तब इसी वजह से ही वो चेक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, और वो बेसमेंट में पड़ी हुई चीज़ों को देख रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में मार्टी अपनी बाकी फ्रेंड्स को बार बार इंसिस्ट कर रहा था बेसमेंट से बाहर चलने के लिए, लेकिन मार्टी के फ्रेंड्स उसके कोई बात नहीं सुन रहे थे। फिर बेसमेंट में हमें काफ़ी अजीब किस्म की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें भी थी। वो फ्रेंड्स उन चीज़ों को देखकर हैरान भी हो रहे थे, और उन्हें वो चीज़ें अच्छी भी लग रही थी। वहां डैना को एक पुरानी डायरी मिल जाती है, और वो डायरी होती है एक छोटी बच्ची एना की। एना ने उस डायरी में उनके साथ किए गए टॉर्चर्स का जिक्र किया था। एना ने लिखा होता है कि मेरे फादर ने मुझे और मेरी माँ को काफ़ी टॉर्चर किया, जिसमें आना का एक हाथ कट गया और उसकी मदर मारी गई। उस डायरी में यह भी लिखा था कि अगर कोई इस डायरी में लिखी गए स्पेल्स को पढ़ेगा तो एना की फैमिली जिंदा हो जाएगी, और वो डायरी पढ़ने वाले को भी मार डालेंगे और सब लोगों को मार डालेंगे। ये सुनकर मार्टी काफी डर जाती है, और वो सबको वार्न करती है कि इस डायरी को नहीं पढ़ना। लेकिन डेना और उसकी बाकी फ्रेंड्स इन बातों को फजूल समझ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों होगा और हो भी कैसे सकता है, और इसलिए वो लोग उस डायरी में लिखी गए स्पेल्स को पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से कैबिन से कुछ दूर एक जंगल में एना की फैमिली जिंदा हो जाती है। वो लोग अपनी कब्रों से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं, और अब वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गई थी। बेस कैंप में जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज पर बैट लगाई थी, यानी उन फ्रेंड्स को ज़ॉम्बीज मारेंगी, तो उस टीम को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, और व्हाइट बोर्ड पर उस टीम का नाम लिख दिया जाता है, जो कि वो साइंटिस्ट लिखता है। वही व्हाइट बोर्ड पर हम और एनिमल्स और मॉन्स्टर्स के नाम भी देख पाते हैं। फिर हमें जापान में होने वाले प्रोजेक्ट की फुटेज दिखाई जाती है, जहां पर स्कूल के बच्चों को एक डीमन सॉल डरा रही होती है,
डेना के दो फ्रेंड जंगल में आउटिंग के लिए जाते हैं और दोनों साइंटिस्ट उन पर नजर रख रहे थे। जंगल में एक जॉम्बी डेना की फीमेल फ्रेंड पर अटैक कर देता है। तब डेना का मेल फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉम्बी उस मेल फ्रेंड को इंजर्ड कर देता है। फिर वो जॉम्बी काफी बुरे तरीके से उस फीमेल फ्रेंड को मार डालता है। जैसे ही वो लड़की मरती है, एक साइंटिस्ट एक लीवर खींच देता है, जिससे डेना की फीमेल फ्रेंड का ब्लड एक ऐसी सीक्रेट जगह पर आ जाता है जहां पर बॉडी की आउटलाइंस थी। डेना की फ्रेंड का खून बॉडी की आउटलाइन को फिल कर देता है। फिर डेना का मेल फ्रेंड जो कि इंजर्ड था, वापस से कैबिन में आ जाता है। वो अपनी फ्रेंड्स को सारी बात बता देता है जो जंगल में उनके साथ हुआ। वो सबको कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, वरना वो जॉम्बीज हमें भी मार डालेंगे। लेकिन तभी अचानक से कोई उनका डोर नॉक करता है। कोई भी डोर ओपन करना नहीं चाहता था, लेकिन डेना डोर ओपन कर देती है और सामने कोई और नहीं था बल्कि जॉम्बी था जिसने उनकी फीमेल फ्रेंड को मारा था, और उस फीमेल फ्रेंड का सर उस जॉम्बी के हाथ में ही होता है। उस वक्त वो जॉम्बी उनकी फ्रेंड का कटा हुआ सर डेना के हाथ में फेंक देता है। तब बाकी की फ्रेंड्स फिर से डोर को बंद कर देते हैं। डेना का फ्रेंड कहता है कि जिंदा रहने के लिए हमें सारे डोर और विंडोज बंद कर देने हैं और सब लोग सेपरेट होने की बजाय एक ही जगह पर रुकेंगे। दोनों साइंटिस्ट उनका ये आइडिया सुनकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गई थी कहीं वो इस आइडिया से सरवाइव ना कर ले। इसलिए वो एक बटन प्रेस करके वहां पर एक केमिकल गैस छोड़ देते हैं, जिससे डेना के फ्रेंड का मूड चेंज हो जाता है। फिर वो सबको सेपरेट होने के लिए कहता है। सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और उनकी जाते ही उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। मार्टी को अपने रूम में कैमरा और वायर्स दिखाई देती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कैमरा के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है और पूरे कैबिन को टेक्निकली कंट्रोल भी किया जा रहा है। अभी मार्टी ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी एक जॉम्बी विंडो से उस पर अटैक कर देता है। वो जॉम्बी मार्टी को रूम से बाहर खींचकर अपनी साथ ले जाता है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मार्टी मर चुका हो, और एक बार फिर खून से बॉडी की आउटलाइंस फिलअप होती हैं। और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी वैन में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें जापान वाला प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जहां पर बच्चों ने एक रिचुअल करके उस डीमन सॉल को एक मेंढक में तब्दील कर दिया था, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जापान वाला प्रोजेक्ट भी अब फेल हो चुका है और अब वन एंड ओनली प्रोजेक्ट अमेरिका वाला प्रोजेक्ट रह गया था, जो कि उन फ्रेंड्स पर किया जा रहा था, क्योंकि दुनिया में बाकी जितने भी प्रोजेक्ट किए जा रहे थे वो सबका सब फेल हो गए थे। डेना और उसके फ्रेंड्स अपनी जान बचाने के लिए टनल के रास्ते बाहर जा रहे होते हैं। वो सोच रहे थे कि वो इजीली यहां से निकल जाएंगे, लेकिन उनकी सोच गलत थी, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं थे बल्कि वो बेस कैंप की कंट्रोल में थे। इसलिए बेस कैंप के लोग वहां पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा टनल टूट जाता है और उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब क्योंकि आने और जाने का एक ही रास्ता था, इसलिए वो टनल को क्रॉस नहीं कर सकते थे। तब डेना के फ्रेंड को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं अपनी बाइक के जरिए टनल के करीब की एक खाई पर जंप करूंगा और दूसरी साइड पर जाकर अपने फ्रेंड के लिए पुलिस की मदद लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो जंप करता है, वो इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकरा जाने की वजह से खाई में गिर जाता है और मर जाता है। अब सिर्फ डेना और उसका एक मेल फ्रेंड ही जिंदा बचे थे, इसलिए वो वैन में बैठकर किसी दूसरी रास्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस वैन में एक जॉम्बे भी बैठा हुआ था, जो डेना के फ्रेंड की गले में एक रॉड आर पार कर देता है और वो मर जाता है, जिससे वैन का बैलेंस खराब हो जाता है और जाकर वो पूल में गिर जाती है, जहां पर डेना किसी तरह उस जॉम्बे से बचते हुए पानी से बाहर आ जाती है। और तभी वहां पर डेना का फ्रेंड मार्टी भी आ जाता है। इसका मतलब ये था कि मार्टी जिंदा था, लेकिन बेस कैंप के लोग ये बात नहीं जानते थे कि मार्टी अभी जिंदा है। वो तो ये समझ रहे थे कि वो मर चुका है, और वो ये सोच रहे थे कि अब सिर्फ डेना अकेली रह गई है, उसे भी कोई ना कोई मॉन्स्टर मार ही डालेगा। मार्टी डेना को उस जॉम्बी से बचाकर एक जगह पर लेकर जाता है, और ये वही जगह थी जहां पर वो जॉम्बी मार्टी को भी लेकर आया था। मार्टी डेना को बता रहा होता है कि मैंने तो जॉम्बी के टुकड़ी टुकड़ी कर दिए थे, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। फिर वो डेना को ये बात भी पता देता है कि हम लोगों पर कैमरास के थ्रू नजर भी रखी हुई थी और इस पूरे एरिया को टेक्निकली कंट्रोल भी किया हुआ है। उन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लिफ्ट में आ जाते हैं और वो लिफ्ट के जरिए नीचे एक अंडरग्राउंड जगह में आ जाते हैं, जहां पर ये बेस कैंप लोकेट था। रास्ते में इन्हें बहुत सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर साइंटिस्ट को ये बात पता चल जाती है कि 2 लोग अभी भी जिंदा है और वो लोग हमारे बेस कैंप में आ गए हैं,
इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें कुछ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जाकर एक रूम में छुप जाते हैं। जिस रूम में वो छुपे हुए थे वो बेस कैंप का कंट्रोल रूम था, जहां से उन सारी लिफ्ट्स को कंट्रोल किया जाता था जिनमें एनिमल्स थे, मॉन्स्टर्स थे। डेना और मार्टी को पकड़ने के लिए बेस कैंप की पूरी मिलिट्री वहां पर आ जाती है। तब उनसे बचने के लिए डेना एक रेड बटन प्रेस कर देती है और जो अब वहां पर होने वाला था किसी ने उसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। बटन की प्रेस करते ही सारे लिफ्ट्स के डोर ओपन हो जाते हैं और तब वहां से खतरनाक किस्म की मॉन्स्टर्स, एनिमल्स निकलकर बाहर आते हैं और वो सब लोगों को बुरी तरह से मारकर खाने लगते हैं। दोनों साइंटिस्ट के रूम में भी जॉम्बीज और मॉन्स्टर्स घुस जाते हैं और एक साइंटिस्ट को मार डालते हैं, जबकि सीनियर साइंटिस्ट किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर डेना और मार्टी भी आ जाते हैं और वो उस बॉडी की आउटलाइंस देखते हैं जो कि इन्हीं फ्रेंड्स की थी। उनमें 4 लोगों की बॉडी की आउटलाइंस तो फिल थी। तभी वहां पर बेस कैंप की डायरेक्टर आ जाती है। वो डेना और मार्टी को बताती है कि ये सब करने के पीछे हमारा एक मिशन है। असल में ये सब कुछ हम इंसानों को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो बताती है कि इविल गॉड यानी बुराई के गॉड जो कि जमीन में काफी नीचे रहते हैं, और इविल गॉड को हर साल 5 लोगों का खून चाहिए होता है दुनिया के हर कंट्री से। इसीलिए पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि 5 लोगों का खून इविल गॉड को दे दिया जाए, यानी गॉड को उन लोगों की सैक्रिफाइसेस मिल जाए। लेकिन अगर इविल गॉड को 5 लोगों को जान न मिली तो वो लोग जमीन पर आकर पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। बसेकंप की डायरेक्टर कहती है कि अब इस प्रोजेक्ट को तुम दोनों ही सफल बना सकते हो, खुद को सैक्रिफाइस करके, और ये सैक्रिफिकेट तुम्हें सुबह होने से पहले देना होगा। और ऐसा करने के लिए वो डायरेक्टर डेना को उकसाती है, जिसका असर डेना पर हो भी जाता है और वो अपनी फ्रेंड मार्टी को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन तभी वहां पर एक वुल्फ आकर डेना पर अटैक कर देता है। तब मार्टी वो गन लेकर वुल्फ को शूट करने लगता है। तब वुल्फ डरकर वहां से भाग जाता है। फिर लैब की डायरेक्टर और मार्टी के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है कि तभी वहां पर डायरी वाली वो छोटी बच्ची एना आ जाती है और वो एक कुल्हाड़ी से उस डायरेक्टर पर अटैक करके उसे मार डालती है। तब मार्टी एना और उस डायरेक्टर को धप्पा देकर एक जगह पर फेंक देता है, उस जगह पर जहां पर वो इविल गॉड रहता था। डेना और मार्टी समझ रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, इसीलिए वो रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और वो दोनों स्मोकिंग कर रहे होते हैं। और डेना मार्टी से माफी मांग रही होती है कि उसने उस पैर गन पॉइंट किया था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है क्योंकि उन्होंने तो अपने सैक्रिफाइसेस किए ही नहीं थे। तभी वहां पैर जमीन कांपने लगती है और तभी वहां से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकल कर आता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि इविल गॉड का था, जिससे अब सबकी सब इविल गॉड बाहर आ जाएंगे और ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। और बस इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।